A warrant of arrest issued against a defaulter under subsection 1 shall not be executed if the arrears due from him are paid or the defaulter furnishes security in the manner provided in clause B of subsection 8. If a warrant of arrest has been issued by the revenue officers against the defaulter person, but the defaulter person has already been paid the amount of that land revenue, then that warrant of arrest not to be executed, or if the defaulter persons have submitted the security before such officers, then the process of arrest pertaining to that arrest warrant not to be completed, not to be executed by revenue officer against the defaulter persons. Any defaulters who under subsection 3 is being kept under personal restraint or under subsection 5 is being confined in civil jail shall forthwith be set at liberty. अगर एक डिफॉल्टर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसको पर्सनल रेस्ट्रेंट और कस्टडी में रखा जाता है या वो सिविल जेल में पड़ा हुआ है, तो लिबर्टी उसकी कैसे हो सकती है? 2-3 कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है. ऑन द एरियज ड्यू फ्रॉम सच डिफॉल्टर बीइंग पेड. अगर एक आदमी एक डिफॉल्टर को अरेस्ट आज किया जाता है और उसका ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पास कर देता है कि 1 माह तक ये सिविल जेल में रहेगा, उस 1 माह से कबल आफ्टर अरेस्टिंग, आफ्टर पासिंग ऑफ अरेस्टिंग 1 डे, वो अमाउंट जो ड्यू है, एरियज जो ड्यू है, जो लैंड रेवेन्यू ड्यू है, अगर वो अरेस्ट के 2 दिन के बाद जाके पे कर देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ड्यूटी बाउंड to issue the order in order to releasing that person who has been detained in civil jail as per the order of the district collectors on the defaulter furnishing the revenue officers order his arrest. अगर वो कोई सिक्योरिटी पेश करता है डिफॉल्टर उस रेवेन्यू ऑफिसर को जो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है, और कलेक्टर कोई सिक्योरिटी उसको सेटिस्फाई करता है कि अगर ये आदमी पैसे नहीं देगा तो मैं इसी जगह पे पैसे दूंगा, फिर भी उस रेवेन्यू ऑफिसर और कलेक्टर के पास इख्तियार है उस आदमी को जो डिफॉल्टर है उसको रिलीज कर सकता है. डिस्टेंस एंड सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स. अब सेक्शन 83 है. इस रिकवरी के हवाले से लैंड ऑनर्स की मूवेबल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है, उसकी जो क्रॉप्स फसलें हैं उनको भी सेल किया जा सकता है. एट एनी टाइम आफ्टर एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज अकर्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी एज अनकट और गैदर्ड क्रॉप्स ऑफ द डिफॉल्टर मे बी डिस्टेन्ड एंड सोल्ड बाय ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स. जब मूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी या फसल जो क्रॉप्स अपने कब्जे में ली जाएगी, देन रेवेन्यू ऑफिसर एक ऑर्डर उसका जो है ना वो लिखेगा, फिर उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी और अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स अपने पोजेशन में ली जाएंगी उस डिफॉल्टर की, और प्रॉपर्टी जो मूवेबल होगी वो भी सेल की जाएगी ताकि वो रिकवरी एरियस की हो सके. द डिस्टेंस एंड सेल शैल बी कंडक्टेड एज नियरली एज मे बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. यहाँ पे एक रेवेन्यू ऑफिसर को बाउंड कर दिया गया है कि लॉ से हट के कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स. जो भी होगा एट द टाइम ऑफ सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी, जो टाइम बीइंग जो उस वक्त का कानून होगा उसके अंदर रहते रहते ये काम करेगा. प्रोवाइडेड दैट इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स एग्जेम्प्टेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फ्रॉम लायबिलिटी टू सेल so much of the produce of the land of the defaulter as the collector thinks necessary for seed grain and for the subsistence until the harvest next falling of the defaulters and his family and of any cattle exempted by that law shall be exempted from sale under this act. अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कानून के तहत जो है ना वो बाउंड किया गया है कि जब वो उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या जो फसल डिफॉल्टर की अपने कब्जे में लेनी है, तो उसमें उसको सेल करने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें से एग्जम्प्ट की जाएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि वो सीड ग्रेन, कलेक्टर थिंक्स नेसेसरी फॉर सीड ग्रेन, जितना वो रकबा उन्होंने अपने पोजेशन में लिया है उसको फर्दर उसके रकबे के ऊपर रकबे को कल्टीवेट करने के लिए कुछ कितना बीज उसके ऊपर जो है ना वो
लगेगा, वो सीड ग्रेन जितने वो नेसेसरी समझता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसमें से जो फसल उसने उसकी कलेक्ट की उसमें से निकाल देगा, एंड ये एग्जम्प्टेड है ये। एंड फॉर द सब्सिटेंट्स, और कुछ ऐसे उसमें से ग्रेन निकालेगा जो उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, जो नेक्स्ट आने वाली कमिंग फसल है उस वक्त तक उनके खाने के जो दाने होंगे वो भी उसमें एग्जम्प्ट होंगे, निकाले जाएंगे। until the harvest next falling of the defaulters and his family, कि जब तक अगली फसल के दाने या ग्रेन्स नहीं आते उस वक्त तक जितनी उनकी फैमिली को जरूरत होगी वो भी उसमें से निकाले जाएंगे। एंड फॉर एनी कैटल एग्जेम्प्टेड बाय डेट लॉ, और ऐसे जानवर जिसको कानून के तहत एग्जाम डिक्लेयर किया गया है कि ये भी रिकवरी के हवाले से सेल नहीं होंगे, वो भी एग्जाम्प्ट होंगे, क्योंकि ऐसे कोई जानवर जिनके ऊपर जिम्मेदारों को गुजारा होता है, अगर वो भी सेल कर दिए जाएंगे तो उनके पीछे जो फैमिली है वो तो मर जाएगी। शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेल एंड अंडर दिस एक्ट ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग at any time district collector has power or revenue officers has power to transfer of that holding about which the recovery is due as rent till the recovery of that rent. Transfer of holding to be made by the revenue officers to other persons, कि जब तक वो रिकवरी उस एरियाज की नहीं होती, इस होल्डिंग की, इस राजी की तमाम जिम्मेदारी जो किसी अननोन पर्सन जिसके साथ वो तय हो जाता है उसको कब्जा दे दिया जाता है, वो उसके ऊपर जो है ना वो कास्ट करता है, जैसे भी उसकी मर्जी वो कास्ट करे, और जब तक रिकवरी नहीं होती ट्रांसफ़र उसी के पास रहती है। अगर वो रिकवरी पहले हो जाती है, मालिक राजी रिकवरी दे देता है, डिफ़ॉल्टर जो रिकवरी जमा करवा देता है, तो फिर उस आदमी से ट्रांसफ़र लेके होल्डिंग फिर दोबारा उसको दी जाती है। द ट्रांसफर मे एज द कलेक्टर थिंक्स फिट बी इधर टिल द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर्स, जैसे वो कलेक्टर समझता है कि ये ट्रांसफर होल्डिंग 1 साल के लिए है, उसके बाद दोबारा उसको दी जाएगी, जैसे वो ऑर्डर पास करेगा उसी तरह उसके ऊपर एक्ट पान होगा। इन विच, उस साल के अंदर अंदर जो एग्रीकल्चर ईयर है, इन विच द डिफॉल्टर पे टू द ट्रांसफरी द अमाउंट ऑफ द एरियर्स विच द ट्रांसफर पेड बिफोर बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द होल्डर, जो पहले उसने अदा कर दिए हुए हैं जिसके पास उसका कब्जा है, अगर वो उस साल के अंदर अंदर डिफॉल्टर वो पे कर देता है, और फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडेड 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ द ट्रांसफर, द कलेक्टर शैल रिपोर्ट टू द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रेवेन्यू एनी ट्रांसफर मेड बाय हिम अंडर दिस सेक्शन। अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो इसकी ये ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कि उसकी रिपोर्ट जो है ना एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी दे। एंड द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू मे सेट साइड द ट्रांसफर और अल्टर द कंडीशन देयर ऑफ, अगर वो मुनासिब समझता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो सेट साइड भी कर सकता है ट्रांसफ़र को, और उसमें तब्दीली भी कर सकता है, उसमें ऐसी कंडीशन भी लिख सकता है टू पास सच अदर ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट। अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, अब वो जो राजी है डिफॉल्टर की उसको अटैच भी कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये भी उसकी अथॉरिटी है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग अंडर सेक्शन 84 a holding in respect of which an area of the land revenue has occurred, cause such holding to be attached and taken under his own management or that of an agent appointed by him for that purpose। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समझता है कि ये होल्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र ना की जाए बल्कि अपने पोजेशन में ली जाए, और किसी आदमी अपने जो गवर्नमेंट का बतौर एजेंट उसको दी जाए, और जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती उस वक्त तक इसको अपने पोजेशन में अपने मैनेजमेंट में रखा जाए, और जो मैनेजमेंट में रखा जाएगा जिस एजेंट को दिया जाएगा वो उससे जो है ना वो जितनी भी का प्रॉफिट नेट शेयर प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट को देगा ताकि वो रिकवरी हो जाए। द कलेक्टर और द एजेंट शैल बी बाउंड बाई ऑल द एंगेजमेंट, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो एजेंट जो उसने पॉइंट करता है, बाउंड बाई ऑल द एंगेजमेंट विच एग्जिस्टेड बिटवीन द डिफॉल्टर एंड हिज टेनेंट्स, जिस तरह वो डिफॉल्टर और टेनेंट के दरमियान जो एंगेजमेंट होती हैं रूल्स पॉलिसी जिस तरह की इस तरह की कलेक्टर और एजेंट के दरमियान भी हैं। इफ एनी, अगर कोई है, एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू मैनेज द लैंड एंड द रिसीव ऑल रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, इस राजी को आपने मैनेज करना है, इसके ऊपर जितने भी रेंट्स आपको वसूल हो तो वो भी आपने वसूल करने हैं, प्रॉफिट अगर को आता है तो राजी के उसने एजेंट ने वसूल करने हैं प्रॉफिट भी।
until the areas has been satisfied and until the collector restores the land to the defaulter, जब तक वो रिकवरी एरियज की नहीं हो जाती है, जब तक कलेक्टर उसको रिस्टोर नहीं करता डिफॉल्टर को। अगर जब ये अटैचमेंट हो जाती है होल्डिंग की और किसी एजेंट को दे दिया जाता है ये होल्डिंग की रकबा, तो फौरी तौर पे डिफॉल्टर आके जो है ना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 माह के बाद आके रिकवरी करवा देता है अपने एरियाज की। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये इख्तियार है कि उसका जो अटैचमेंट का है वो ऑर्डर कैंसिल करे और उसको जो है रिस्टोर करे और रकबे को और डिफॉल्टर को वापस कर दे। लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड फॉर द सेम एरियाज फॉर अ लॉन्गर टर्म देन 5 ईयर, लंबे अरसे तक जो है ना वो अटैच नहीं की जा सकती एरियाज की रिकवरी के हवाले से। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ द अटैचमेंट, बट इफ द एरिया इज सूनर डिस्चार्ज द लैंड शैल बी रिलीज एंड द सरप्लस रिसीव्ड इफ एनी मेड ओवर टू द लैंड ओनर्स। अगर जल्द ही एरियाज जो है ना वो पे कर दिए जाते हैं तो ये ड्यूटी बाउंड है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उसकी रिसीप्ट इशू करे और उसका कब्जा लैंड ओनर को दे। साथ में ये भी एक सज़ा है लैंड ओनर के इसको डिफॉल्टर को, एनुलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग, उस होल्डिंग की, उस अराजी की असेसमेंट भी मनसूख की जाएगी, उसकी असेसमेंट भी नहीं होगी। Proclamation of the attachment or annulment of assessment and consequences of the proclamations. When any land is attached under Section 85 or when the assessment of any land has been annulled under Section 86, the collector shall make proclamation when true action to be taken by the district collectors in order to attachment of holding or in order to annulment of the assessments pertaining to these two actions, a proclamation to be issued by the district collectors in shape of written. No payment may be made by any person to the defaulters before the making of the proclamations. No payment made by any persons to the defaulters before the making of the proclamation on account of rent and any other assessment in anticipations of the usual times for the payment shall without the previous sanction of the collectors। अब यहाँ पे पब्लिकली हर आदमी को बाउंड कर दिया गया है कि किसी किस्म की कोई पेमेंट डिफॉल्टर को नहीं की जाएगी। हो सकता है किसी आदमी को पता ना हो कि ये रकबा ऑलरेडी जो है ना वो अटैच हो गया है, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है गवर्नमेंट के कागजों में या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अपने कागज में, मगर वो धोखे के साथ जो है डिफॉल्टर वो किसी को ठेके पे, लीज पे, रेंट पे दे देता है। तो यहाँ पे बाउंड कर दिया गया है कि नो पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू द डिफॉल्टर बिफोर मेकिंग ऑफ द प्रोक्लामेशन से कबल अगर कोई पेमेंट होगी तो वो इलीगल होगी। अगर पेमेंट करनी है तो विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर्स, बगैर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रजामंदी से, इजाज़त से, नो पेमेंट टू बी मेड बाय एनी वन पर्सन टू द डिफॉल्टर्स बिफोर इशूइंग द प्रोक्लामेशंस ऑर्डर्स। अगर वो जमा कराई जाएगी तो वो इलीगल होगी। बी क्रेडिट टू दैट पर्सन और रिलीव हिम फ्रॉम लाइबिलिटी टू मेक द पेमेंट टू द कलेक्टर्स और हिज एजेंट। अब आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो समाइट करने के बाद क्या उसको परमिशन देता है कि नहीं देता। अगर परमिशन देता है तो रूल्स कंडीशन जो उसके ऊपर होंगी वो भी ऐड की जाएंगी। सेल ऑफ होल्डिंग, this is the last process which will be issued by a revenue authority, revenue officer, district collectors. When all process pertain to recovery of areas have been completed, but the defaulter is not agree or not ready to pay the tax due amount to the district collector, then the last process can be completed by the revenue officer in order to sell that holdings about which the recovery of areas is due। कि रेवेन्यू ऑफिसर्स उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है इस रिकवरी के हवाले से।
Effect of sale on encumbrance, land sold under this provision of section 88 shall be sold free of all encumbrance and all grants and contracts previously made by any person other than the purchaser in respect of the land shall become void and against the purchase at the sale. कई दफ़ा ये होता है कि जब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल करती है, उस प्रॉपर्टी की बाबत कई कॉन्ट्रैक्ट वो डिफ़ॉल्टर कई लोगों के साथ कर चुका होता है, या कोई ऐसा कोई बकाया किसी और आदमी के तो भी उसने देने होते हैं, या और ऐसा उसका लेन देन होता है। मगर सेक्शन 89 क्या कहता है कि किसी किस्म की कोई इनकम्बरेंस अगर उस रकबे के ऊपर को बार बोझ है तो वैलिड नहीं होगा, वो वाइडेबल कंसिडर होगा। परचेजर जो है वो बगैर किसी हिलोजत के, बगैर किसी हेजिटेशन के उस रकबे को खरीद सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि डिफ़ॉल्टर ने तो इस रकबे के ऊपर जो है ना 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख किसी और से भी जो है ना वो लिया हुआ है, तो कल को मैं रकबा खरीद करके अपने पोजेशन में लेता हूँ तो वो 10 लाख या 1 करोड़ लेने वाला तो मेरे पास आ जाएगा, मुझे कहेगा मुझे पैसे दो। ऐसा नहीं है। इसीलिए ये है कि एंड ऑल ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियसली मेड बाय एनी पर्सन, जो पहले बन चुके हैं इस सेल से कबल, उस रकबे की बाबत डिफॉल्टर ने किसी से किए हुए हैं, देन द परचेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड शैल बिकम वॉइड। वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट, वो तमाम अमाउंट्स एंड ग्रांट्स वो कंसिडर की जाएंगी कि वॉइड हैं एज अगेंस्ट द परचेजर एट द सेल्स। वो परचेजर के मतलब जो है ना वो सारे के सारे वॉइड हैं। परचेजर जो है ना वो लीगली ओनर होगा उसका। Proceeding against other immovable property or defaulters. ये प्रोसीडिंग रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो दूसरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी डिफॉल्टर की, उसके खिलाफ भी ले सकता है। एक तो वो प्रॉपर्टी जिसकी बाबत ड्यू रेंट रिकवरी है, ड्यू एक्शन लिया गया है, मगर रिकवरी अगर मुकम्मल नहीं होती, वो फिगर अमाउंट का मुकम्मल नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है मगर है मलकीत उसी डिफ़ॉल्टर की, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो किस तरीके से लिया जा सकता है? इफ द एरियज कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोसेस हेरेन बिफोर प्रोवाइडेड, द कलेक्टर मे वेयर द डिफ़ॉल्टर ओन्स any other holding or any other immovable property proceed under the provision of this act against that property as if it were the land in respect of which the area is due। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को और है तो उसके खिलाफ भी उसी तरह का एक्शन, उसी तरह का प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इशू करेगा जैसे वो प्रॉपर्टी की बाबत भी रेंट की रिकवरी है, और उस तरीके से उस प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है और अपनी रेंट की रिकवरी की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो इंटरेस्ट सेल दोज ऑफ द डिफॉल्टर अलाउंस शैल बी सो प्रोसीड गेस एंड नो इनकम्बरेंस क्रिएटेड ग्रांट मेड और कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय हिम इन गुड फेथ शैल बी रेंडर्ड इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ हिज इंटरेस्ट बीइंग प्रोसीड अगेंस्ट। अगर उस प्रॉपर्टी की बाबत भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी वैलिड कंसिडर नहीं होगा बल्कि इलीगल कंसिडर होगा। रेमेडीज ऑन द ओपन टू पर्सन डिनाइंग हिज लायबिलिटी फॉर एन एरियज। ऐसा डिफॉल्टर जिसने रकम ऑलरेडी पे कर दी हुई हो मगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड उस बाबत नहीं है कि टोटल अमाउंट ऑफ एरियज हैज बीन पेड बाय द डिफॉल्टेड पर्सन्स बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, बट देयर इज नो एनी रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द टोटल अमाउंट ऑफ द rent and process to be issued by the revenue officers against the defaulted person. Defaulted person has good reasons, has good remedy in order to contest that liability, his liability. Notwithstanding anything in section 79, when proceedings are taken under this act for the recovery of an arrears, the person against whom the proceedings are taken may, if he denies his liability for the arrears or any part thereof, and pays the same under protest made in writing at the time of payment and signed by him or his agent, institute a suit in a civil court for the recovery of the amount so paid। अब इसके पास जो रेमेडी है डिफॉल्टर की कि वो एक इंस्टीट्यूट एक सूट भी फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में उस रिकवरी के ऑफ द अमाउंट सो पेड कि मैंने जो पहले की हुई है वो किस खाते में गई हुई है। अगर एक्स्ट्रा चली गई है
एक तो पहले अपनी लाइबिलिटी कंटेस्ट करेगा, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो वो उसमें रिसीप्ट वगैरह पेश करेगा और एक्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके खिलाफ नहीं लेगा। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चली गई है उसकी रिकवरी के हवाले से भी उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है ना वो इख्तियार है, उसको एप्लीकेशन दे सकता है। अगर उधर नहीं जाता तो सिविल सूट कैन बी फाइल्ड बाय द defaulter person in order to recover extra amount which has been paid by the defaulter person to the district collectors. A suit under subsection 1 must be instituted in a court having jurisdiction. यहाँ पे बाउंड कर दी गई है क्या सिविल कोर्ट के पास jurisdiction है कि क्या वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी, जिसके पास jurisdiction होगी, in which court that suit can be filed by the plaintiff persons in the place where the office of the collector of the district in which the areas or some part thereof occurred is situate. Proclamation of sales, ये भी ड्यूटी है इसकी रेवेन्यू ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, कि जब सेल की बाबत प्रोक्लामेशन हो, कोई इश्तहार हो या सेल मुकम्मल होने वाली हो तो उसकी बाबत या नीलामी होने वाली हो उसकी बाबत प्रोक्लामेशन टू बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑन द रिसीप्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Firstly, section to be taken, consent to be taken by the district collectors from the board of revenue in order to sale of any property about which the recovery is due. The collector shall issue a proclamation of the intending sale specifying something to be mentioned in that proclamation by the district collectors. What was mentioned by the district collector? What should be mentioned by the district collector in that proclamations? Which will be prepared for the purpose of selling the so and so property. Firstly, the date, time and place of the sale. उस sale का time, date, place must be mentioned by the board district collectors. The property to be sold or description pertaining to that property must be mentioned by the district collector in the proclamations. कि ये प्रॉपर्टी है, इतनी उसकी मेजरमेंट है, इतनी क्वालिटी है, इतनी क्वांटिटी है, उसको हम सेल करना चाहते हैं। द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड इफ इट इज़ अ होल्डिंग द लैंड रेवेन्यू असेस्ड देयर ऑन, ये होल्डिंग है उसके ऊपर इतना लैंड रेवेन्यू असेस्ड होता है, और पेएबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, वो तमाम डिटेल जैसे मैंने पहले बताई है कि ऑल डिटेल पर्टेनिंग टू दैट होल्डिंग मस्ट बी मेंशन्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन दैट प्रोक्लामेशन पेपर्स. If the property is to be sold for the recovery of any areas due in respect thereof, the encumbrance, grants and contracts, if any, saved by the orders of the executive district revenue officers under class B and C. अगर उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई ऐसा ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, कोई ग्रांट है, इनकम्बरेंस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी मेंशन करना उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी है. If the property is to be sold otherwise, then for the recovery of any areas due in respect thereof, any encumbrance, grants or contract to which the property is known to be liable. अगर किसी और हवाले से इस प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उसकी भी डिटेल उसमें मेंशन करना इसकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की. The amount for the recovery of which the sale is ordered, उस अमाउंट का भी उसमें मेंशन करना ज़रूरी है. द अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ विच द सेल इज़ ऑर्डर. हो सकता है उस अराजी की कीमत इतनी ना हो जितनी उसकी रिकवरी एरियज की करनी हो, तो फिर ये ज़रूरी है रेवेन्यू ऑफिसर के लिए कि उसमें जितनी अमाउंट रिकवर करनी हो उसका मेंशन करना भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए ज़रूरी है कि इतनी इसमें जो है ना वो अमाउंट हमने वसूल पानी है. A indemnity to revenue officer with respect to contents of the proclamations, a revenue officer shall not be answerable for any errors. हो सकता है कई दफ़ा जो इश्तिहार शाया हो जाता है उसमें कहीं पे डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड नॉट टू बी मेंशन करेक्टली, a figure of amount as area not to be correctly mentioned, या और clerical mistake has been issued by the revenue officers, या clerical mistake या any कोई error has been done by the revenue officers at the time of preparing that proclamations. revenue officer हाँ ये किस में बात है कि बदनीति उसमें जो है ना वो अगर शामिल हाल है तो फिर ओरिजिन होगी, अगर वो बदनीति उसमें शामिल नहीं है तो वो ये कसूरवार कंसिडर नहीं होगा ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है. रेवेन्यू ऑफिसर
A revenue officer shall not be answerable for any error, mistake or omission in any proclamation under section 92 unless the same has been committed or made dishonestly। अगर उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई कि बदनीति अगर उसमें शामिल नहीं है तो 7 अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो उसका वो जिम्मेदार नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन कि किस तरीके के साथ उस प्रोक्लामेशन को शाया किया जाएगा। A copy of the proclamation shall be served on the defaulter. Firstly, copy of that proclamation to be served on the defaulter persons and be affixed in a conspicuous part of the office of the तहसीलदार। तहसीलदार का अहम जगह जो ऑफिस की है तो कॉपी उसकी उधर लगेगी। प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड इज सिचुएट या यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जिसको सेल होना है वहाँ पे भी जाके कॉपी लगा दी जाएगी। एंड शैल आल्सो भी पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी इसकी कॉपी पोस्ट की जाएगी। द प्रोक्लामेशन शैल फर्दर बी पब्लिश इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 26 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब सेक्शन 26 जो इस लैंड रेवेन्यू एक्ट का है जितना प्रोसेस उसके अंदर है उसको भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना वो अडॉप्ट कर सकता है प्रोक्लामेशन को फर्दर पब्लिश करने के हवाले से। एंड इन सच अदर्स मैनर एज द कलेक्टर थिंक्स फिट। उसके अलावा भी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुनासिब समझता है कि प्रोक्लामेशन इस तरीके के साथ जो है ना होनी चाहिए उस तरीके को भी बुरुए कार ला सकता है।